दोस्तों, आज हम सुनेंगे भारत के महान आचार्य चाणक्य की अद्भुत कहानी। वो चाणक्य जिन्होंने न केवल नंद वंश का अंत किया, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाकर इतिहास ही बदल दिया। तो आइए जानते हैं उस ब्राह्मण गुरु की गाथा, जिसे पूरी दुनिया राजनीति का जनक मानती है। बहुत समय पहले, जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और हर राजा अपनी सीमाओं के लिए लड़ता रहता था, तभी इस धरती पर एक ऐसा बालक जन्मा जिसने आगे चलकर पूरे आर्यावर्त की राजनीति और इतिहास बदल दिया। उस बालक का नाम था विष्णुगुप्त, जिसे दुनिया चाणक्य और कौटिल्य के नाम से जानने लगी। उसका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिता चाणक्य और माता दोनों ही साधारण जीवन जीते थे, लेकिन ये बालक जन्म से ही असाधारण था। उसके चेहरे पर कोई राजसी आभा नहीं थी, न ही शरीर से वो बलवान था, किंतु उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर छिपी हो। बचपन से ही वो अजीब अजीब प्रश्न करता। गांव के बच्चे जब खेलते तो वो मिट्टी के ढेर से महल बनाकर उसमें राजा, मंत्री और सैनिकों का खेल खेलता। पिता अक्सर मुस्कुराकर कहते, ये बालक एक दिन अवश्य राजगुरु बनेगा। गरीबी के बावजूद माता पिता ने उसे शिक्षा दिलाई। धीरे धीरे उसकी बुद्धि इतनी प्रखर हो गई कि गांव के पंडित भी उससे सवाल करने से डरते थे। उसे वेद, उपनिषद, गणित, राजनीति और युद्ध कला में गहरी रुचि थी। पिता ने निश्चय किया कि इसे उच्च शिक्षा के लिए तक्षशिला भेजा जाए। उस समय तक्षशिला दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जहां यूनान, मिस्र और चीन से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। तक्षशिला पहुंचकर बालक विष्णुगुप्त ने राजनीति, चिकित्सा, गणित, युद्ध नीति और प्रशासन की पढ़ाई की। उसकी प्रतिभा देखकर आचार्यगण आश्चर्यचकित रह जाते थे। समय बीता और विष्णुगुप्त स्वयं तक्षशिला में आचार्य नियुक्त हुए। उनके शिष्यों में राजकुमार भी होते थे और साधारण किसान के बेटे भी। वो सबको समान दृष्टि से शिक्षा देते थे। यहीं रहते हुए उन्होंने भारत की राजनीति को ध्यान से देखा। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे। जनता करों के बोझ तले दबी थी और पश्चिम से विदेशी आक्रमणकारी लगातार भारत की सीमा को ललकार रहे थे। सिकंदर जैसा यूनानी सम्राट भारत पर हमला कर चुका था। विष्णुगुप्त के मन में ये पीड़ा जलने लगी कि इतने महान और समृद्ध देश के लोग एक क्यों नहीं हैं। उन्होंने ठान लिया कि अब भारत को एकजुट करना ही होगा। इस विचार के साथ वो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। उस समय वहां नंद वंश का शासन था। राजा धनानंद अत्यधिक धनवान और शक्तिशाली था, किंतु उतना ही घमंडी और प्रजा पर अत्याचार करने वाला। विष्णुगुप्त ने उसके दरबार में जाकर सलाह दी कि हमें यूनानी आक्रमण से सावधान रहना चाहिए और भारत को एक साम्राज्य के रूप में जोड़ना चाहिए। लेकिन धनानंद के कानों में अहंकार का शोर गूंज रहा था। उसने विष्णुगुप्त की ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम जैसे काले और कुरूप ब्राह्मण मुझे राजनीति सिखाएंगे? राजाओं के दरबार में आने से पहले आईना देख लेना चाहिए था। वो अपमान विष्णुगुप्त के हृदय में तीर की तरह चुभ गया। क्रोध से कांपते हुए उन्होंने शपथ ली, आज से मैं चैन से तब तक नहीं बैठूंगा जब तक इस नंद वंश का अंत ना कर दूं और इस भूमि पर एक योग्य राजा ना बैठा दूं। दरबार की भूमि पर उनके बाल बिखरे पड़े थे, किंतु उनकी आंखों में अब एक नया संकल्प था। अपमानित विष्णुगुप्त पाटलिपुत्र से लौट रहे थे कि उनकी दृष्टि एक तेजस्वी किशोर पर पड़ी। वो किशोर शेर के बच्चों के साथ खेल रहा था। उसका नाम था चंद्रगुप्त। उन्होंने उसमें वही आभा देखी जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि यही बालक उनके स्वप्न को पूरा करेगा। चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले जाकर उन्होंने उसे शिक्षा दी। उसे युद्ध कला सिखाई, राजनीति और कूटनीति सिखाई, प्रजा के साथ व्यवहार करना सिखाया और सबसे बढ़कर यह सिखाया कि राजा का सुख प्रजा के सुख में है। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु से हर बात सीखी और एक योग्य शिष्य बना। समय आने पर गुरु और शिष्य दोनों ने एक छोटी सेना के साथ नंद वंश के विरुद्ध अभियान शुरू किया। शुरुआत कठिन थी, कई बार हार मिली, लेकिन विष्णुगुप्त की दूरदर्शिता और गुप्तचर जाल ने धीरे धीरे परिस्थितियां पलट दी। जनता पहले ही नंदों के अत्याचारों से परेशान थी। अब उसे एक नई आशा दिखी। वर्षों की तैयारी के बाद निर्णायक क्षण आया। चंद्रगुप्त ने सेना के साथ पाटलिपुत्र की ओर कूच किया। भीतर से गुप्तचरों और जनता ने सहयोग दिया। अंततः धनानंद का पतन हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बना। पाटलिपुत्र से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। इस विजय के पीछे चंद्रगुप्त की वीरता जितनी थी, उससे कहीं अधिक था विष्णुगुप्त का मस्तिष्क। उसी दिन से विष्णुगुप्त को लोग चाणक्य कहने लगे, वो जिसने अपनी शपथ पूरी की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद चाणक्य केवल गुरु ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री बने। उन्होंने राज्य को व्यवस्थित करने के लिए अद्भुत नीतियां बनाई।
कर व्यवस्था को सरल किया, कृषि और व्यापार को प्रोत्साहन दिया, सेना का पुनर्गठन किया और गुप्तचर तंत्र को इतना मजबूत बनाया कि दुश्मन की हर चाल पहले ही पकड़ में आ जाती थी। उनकी नीति थी प्रजा का सुख ही राजा का सुख है। चाणक्य ने अपने अनुभव से एक महान ग्रंथ रचा जिसका नाम था अर्थशास्त्र। इसमें उन्होंने राज्य, न्याय, कर, युद्ध, कूटनीति, गुप्तचर तंत्र और समाज व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा। उनका दूसरा ग्रंथ था चाणक्य नीति, जिसमें जीवन और राजनीति के लिए गहरे सूत्र दिए। वो कहते थे, सांप, राजा और विद्वान, इनसे कभी शत्रुता मत करो। उनके विचार इतने गहरे थे कि आज भी प्रबंधन और राजनीति की पढ़ाई में उनका उल्लेख होता है। चाणक्य ने यह भी समझ लिया था कि विदेशी आक्रमणकारी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सिकंदर भले ही पंजाब से आगे न बढ़ पाया हो, लेकिन उसकी सेना ने भारत की कमजोरी को उजागर कर दिया था। इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पश्चिमोत्तर भारत पर नियंत्रण करने की सलाह दी। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापतियों से युद्ध किया और उनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैल गया। लंबे समय तक चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मार्गदर्शन दिया, किंतु बुढ़ापे में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। वो वन में चले गए और वहीं तपस्या करते हुए अपने जीवन का अंत किया। कुछ कहते हैं कि उनके शत्रुओं ने षड्यंत्र रचकर उन्हें मार दिया, लेकिन सत्य यह है कि उन्होंने अपना हर क्षण भारत को एकजुट और शक्तिशाली बनाने में समर्पित किया। चाणक्य का नाम इतिहास में केवल एक शिक्षक या मंत्री के रूप में नहीं है, वो राजनीति और प्रबंधन के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने दिखा दिया कि सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो सकता है। एक साधारण ब्राह्मण का पुत्र होकर उन्होंने पूरे भारत का भाग्य बदल दिया। आज भी जब राजनीति, रणनीति या प्रबंधन की बात होती है तो चाणक्य का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनकी नीतियां समय से परे हैं, उनका जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने सिखाया कि ज्ञान और संकल्प से ही सच्चा परिवर्तन लाया जा सकता है, और यही कारण है कि चाणक्य आज भी अमर है। जैसे उनकी नीतियां, जैसे उनका